हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो पेज नंबर, जैसे कि आपको पहले पता होना चाहिए कि चौथा अध्याय का जो चौथा अध्याय है ना आप लोग का, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, इसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 75 पे दिए गए प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है ना, और 76 पे दिए गए प्रश्न, 77 पे दिए गए प्रश्न, 78 पे और 79 पे यहाँ तक दिया गया प्रश्न को हल कर लिए हैं। और इस पेज पे यहाँ पे नीचे देखेंगे चित्रालेख, इसमें प्रश्न नहीं है, थ्योरी है। इस पेज पे भी थ्योरी है, इस पेज पे भी थ्योरी है, इसको पढ़कर आपको समझ लेना है। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी थ्योरी है, ठीक ना। इसको भी पढ़कर समझ लेना है, इसको भी पढ़कर समझ लेना है। अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रश्न को हल कीजिएगा ना। जैसे आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा प्रश्न को हल करेंगे, तो पेज नंबर 83 और 84 यानी 83 और 84 पे दिए गए दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखेगा, दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दिखेगा। इन दो प्रश्नों को हल कर लीजिएगा ना, तो पीछे जितना भी दिया था ना, यहां से लेकर ये पूरे पेज पे जितना भी थ्योरी दिया गया है वो सारी बात आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। दंड आलेख पे आधारित प्रश्नों को जैसे कि यहाँ पे दंड आलेख को समझाया गया है, और उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रश्न दिया गया है, ठीक ना। फिर कुछ यहाँ पे समझाया गया आपको, और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 4 ठो, और एक उदाहरण पे यहाँ पे 2 ठो प्रश्न दिया गया है। यानी पेज नंबर 83 तक आज हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। कहाँ से कहाँ तक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार, पेज नंबर 83 से कितना तक, तो 89 तक, ठीक ना। 89 तक प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज नंबर 83 पे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 83 पे आपसे बोला क्या जा रहा है, आइए पता लगाए। में पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्रालेख मिडिल स्कूल गिनौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए मतलब क्या है ना, कि एक विद्यालय है जहाँ पे एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय के मतलब आप लोग समझते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक होते हैं उसे पुस्तकालय बोलते हैं, ठीक ना। तो वहां से क्या है ना, कि उस स्कूल के बच्चों के द्वारा एक सप्ताह में जो पुस्तक ऋण लिए जा रहे हैं, मतलब वो पुस्तक क्या कर रहे हैं बच्चे, लेकर घर जा रहे हैं और फिर पढ़कर उसके बाद लेकर आ जाते हैं। मतलब ऋण मतलब उधार लेकर जा रहे हैं, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि सोमवार के दिन उस पुस्तकालय से कितने पुस्तक लेके गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे पुस्तकों की संख्या, और एक पुस्तक का मतलब एक पुस्तक का यहाँ पे फिगर बनाया गया है ना, उसका मतलब कि एक पुस्तक किसी ने लेकर गया है। तो आप देखेंगे कि सोमवार के दिन कितना पुस्तक लेके गया गया है, 1 2 3 4 5। वैसे ही मंगलवार के दिन 1 2 3 4, बुधवार के दिन तो 1 2, बृहस्पतिवार के दिन 0, एक भी पुस्तक नहीं लेके गया है, कोई भी वहां से पुस्तक लिया ही नहीं है, ठीक ना। शुक्रवार के दिन देखेंगे 1 2 3 4 5, शनिवार के दिन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ज्यादा शनिवार के दिन लिया गया है, ठीक ना। तो इस आंकड़ों को आपने समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको आपने समझ लिया ना, तो इस पे आधारित प्रश्न पेज नंबर 84 निकालिए, आपको दिख जाएगा इस पे आधारित प्रश्न। आपसे देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, यहां पे ध्यान देना है आपको प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान देना है। देखिए ए नंबर में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है। मतलब न्यूनतम मतलब आप समझते हैं कि कम संख्या में ऋण ली गई है, लेकिन कम संख्या में। इसको ध्यान से समझेंगे तब इसका आंसर आप कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। देखिए आप देखेंगे बृहस्पतिवार के दिन 0 पुस्तक लिए गई है, मतलब एक भी पुस्तक उस दिन लिया ही नहीं गया है, ठीक ना। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था, आप अपने बुक में देखेंगे, प्रश्न में पूछा था कि न्यूनतम संख्या में ऋण ली गई है, मतलब ऋण ली गई है ना, तो सबसे कम किस दिन ली गई है। तो आप देखेंगे शनिवार के दिन तो बहुत ज्यादा, शुक्रवार के भी दिन बहुत ज्यादा, सोमवार के भी दिन बहुत ज्यादा, और मंगलवार के दिन भी बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे कम, सबसे न्यूनतम बुधवार के दिन लिया गया है। इसका आंसर बृहस्पतिवार नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन लिया ही नहीं गया है, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, इसके आंसर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि बुधवार। दिखाई दे रहा है ना, अगर देखिए आपको दिखाई नहीं देना, फिर भी आपको कान खोलकर सुनना है। ये जो इमेज है हम स्क्रीन पे आपको लगा देंगे, आप वहां से एकदम क्लियर साफ देखकर लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी यहाँ पे समझिए, आप इसके उत्तर देंगे बुधवार। पूछा गया था कि सबसे न्यूनतम पुस्तक किस दिन ली गई है, तो बुधवार के दिन। कारण लिख दीजिएगा कि चित्रालेख के अनुसार जिन दिनों पुस्तकें ऋण ली गई है उसमें बुधवार को सबसे कम यानी 2 पुस्तकें ऋण ली गई है।
इसीलिए अपेक्षित उत्तर बुधवार है। ठीक ना, जो उत्तर हम लोग को चाहिए था वो उत्तर क्या है, बुधवार है। बृहस्पतिवार के दिन तो लिया ही नहीं गया है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी चलते हम लोग बी नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए, बी नंबर में आपसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है, आप अपने बुक को सामने रखेंगे। पूछा जा रहा है कि सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई। मतलब उस सप्ताह में जो 6 दिन था ना, एक तो रविवार था नहीं, तो उस 6 दिनों में कितनी पुस्तकें ली गई है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी को जोड़ देंगे। 2 2 4 2 6 दिन था ना, इन सभी को जोड़ देंगे। तो आप सभी को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे 5 है। 5 5 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, और 16 में कितना है, 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई। तो टोटल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। यहाँ पे लिख दीजिएगा 24 पुस्तकें ऋण ली गई। ठीक है, 24। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। शायद आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अधिकतम संख्या में शनिवार के दिन पुस्तक ली गई है, और इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि अगला दिन छुट्टी का दिन है, मतलब संडे का दिन है, यानी रविवार है। तो इसीलिए बच्चे उस दिन क्या किए हैं, शनिवार के दिन अधिक पुस्तक लेके गए हैं, जिससे क्या हो कि वो छुट्टी वाले दिन भी उसको पढ़ सके। ठीक ना, तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि शनिवार को सबसे अधिक पुस्तक, यहाँ पे देखिए 7 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है कि 8। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि शनिवार को सबसे अधिक पुस्तक 8 पुस्तकें ऋण ली गई है। आप गिन भी सकते हैं शनिवार के दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, तो कितने पुस्तकें ऋण ली गई है, 8 ली गई है। इसकी संभावित कारण भी पूछ रहा था, कारण बता दीजिए। तो लिखिएगा शनिवार के बाद अवकाश यानी रविवार होने के कारण विद्यार्थियों ने छुट्टी में पढ़ने के लिए अधिक पुस्तकें ऋण ली होंगी। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं, और था क्या प्रश्न इसमें, एक प्रश्न नहीं, अब प्रश्न यहाँ पे सी तक ही थे, यानी 3 ही प्रश्न थे, तीनों को हमने कंप्लीट किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, दूसरे प्रश्न को तरफ। दूसरा प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांवों से 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दी गई है। मतलब क्या है ना कि मगन भाई जो है वो क्या है, थोक में पतंग रखते हैं, बहुत सारे पतंग रखते हैं, और उनसे गांव के छोटे छोटे दुकानदार आते हैं और पतंग खरीद कर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दुकानदारों का नाम दिया गया है, जैसे 6 दुकानदार की यहाँ पे चर्चा हुई है, और 6 दुकानदारों से वो कितना कितना पतंग बेचे हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना, जैसे चमन जी हैं वो 250 पतंगे लेते हैं, 250। वैसे ही रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल, पूनम बेन, ऐसे करके यहाँ पे क्या है, 6 दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या है, इतना तो आप बात समझ गए। देखिए मेन चीज आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक चित्रालेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग, ये वाला, से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये चित्रालेख है, क्योंकि जो पुस्तक है ना, यहाँ पे पुस्तक बनाकर पुस्तक को दर्शाया गया है। अगर हम चाहते तो सोमवार लिखते और गिन लेते 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे केवल 5 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे 5 पुस्तक को दिखाया है बनाकर, तो यही है चित्रालेख। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इधर रानी, इधर चमन जी तो रहेंगे ही, रानी जी रहेंगी ही, लेकिन इधर हम लोग को ये जो संख्या लिखा गया ना, पतंग बना लेना है। ठीक, आप लोग ऐसे कीजिएगा, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले इस लाइन में बोला जा रहा है आपको क्या करना है कि चित्रालेख बनाना है। देखिए दुकानदार को इधर रखिए, चमन जी, रानी जी, रुखसाना जी, और जितने भी दुकानदार है, जेठालाल, पूनम बेन और जसमीत जो है, इनको इधर रखना है। अब आपको क्या करना है ना कि इनके द्वारा कितने पतंगे खरीदी गई है उसको इधर दिखाना है। ठीक ना, और यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि एक पतंग, मतलब ये सिंबल से 100 पतंग प्रदर्शित होंगे, मतलब दर्शाए जाएंगे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 250 पतंग ये खरीदा है, यानी चमन जी हैं वो 250 खरीदे हैं। तो एक के लिए तो हम 100 के लिए हम क्या करेंगे, एक पतंग को बनाएंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक पतंग बना दिया। देखिए आपको पतंग उतना ढंग से बनाने नहीं आ रहा है,
लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जा रहा है। इस एक पतंग का मतलब क्या हुआ, 100 पतंग, ठीक ना। तो 100 यहाँ पे हमने दिखा दिया। और कितना चाहिए हम लोगों को, तो ऐसे करके हम एक और बनाएंगे तो ये 200 हो गया, ठीक ना। 100 ये तो 200 हुआ ना। और 50 चाहिए, तो 50 के लिए हम क्या करेंगे, आधा पतंग बना देंगे, ठीक ना। आधा पतंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आधा पतंग हम लोग बना देंगे, ठीक। ये आधा पतंग हुआ इधर से। अब इन और हम लोग ऐसे करते तब जाके ये पूरा होता है, लेकिन हम लोग क्या किए, यहाँ पे आधा पतंग ही बनाए हैं, ठीक ना। तो आधा पतंग बनाए तो यहाँ पे ये 100 हुआ, ये 100 हुआ और ये 50 हो गया। तो टोटल को जोड़ेंगे तो चमन के द्वारा 250 पतंगे ली गई थी। वैसे ही रानी के लिए आप 3 पतंग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 3 पतंग आपको ऐसे करके, सॉरी मिटाना लग लीजिए। देखिए आप लोग इसे मिटाइएगा और यहाँ पे अच्छे से थोड़ा ऐसे करके ऐसे ये पतंग तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर से आपको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक आपको और तैयार करना है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 पतंग हो गए रानी जी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे रुखसाना के लिए आपको एक पतंग बनाना है, क्योंकि एक पतंग बनाएगा 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक पतंग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसके लिए कितना बनाएगा, तो 4 को पहले पतंग पूरा पूरा बनाएगा, जैसे एक पतंग, 2 पतंग, 3 पतंग, 4 पतंग। और फिर यहाँ पे आप आधा बना दीजिएगा। कितना बनाइएगा, आधा बनाइएगा, ठीक ना। बात समझ में आया। बाकी चलते हम इधर, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि एक पतंग, एक पतंग, फिर आपको आधा बनाना है, ठीक ना। आधा बनाना है जैसे कि आप लोगों ने इसमें बनाया था। पूनम बेन के लिए कितना पतंग आपको बनाना है, 7। ऐसे कर दिए। देखिए पतंग बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा खुद से किया कीजिए, नहीं तो वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक ना। 2 गो हो गया ना। अब देखिए 3 गो हुआ, 4 गो हुआ। हम फास्ट बना रहे हैं। 2 2 4 6 हुआ, एक और 7 पतंग हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए ये क्या हुआ, ये चित्रा लेख हुआ। अब इसी पे आधारित प्रश्न आगे आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे, ठीक ना। तो रानी के लिए देखिए तो हमने कितना बनाया है, रानी के लिए 3 प्रतीक बनाए हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को 3 प्रतीक दर्शाएंगे, ठीक ना। ऐसे लिख लीजिएगा पूरा डिटेल में। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी। तो आप देखेंगे कि अधिकतम संख्या में पूनम बेन ने पतंगे खरीदी है। तो यहाँ पे लिखिएगा पूनम, पूनम बेन अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी, ठीक ना। उसके आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जसमित और चमन में से किसने अधिक पतंग खरीदी। तो देखिए जसमित कहाँ पे, जसमित यहाँ पे और चमन यहाँ पे। तो दोनों में से कौन अधिक पतंग खरीदा है, तो जसमित। तो लिखिएगा जसमित ने अधिक पतंगे खरीदी, जसमित ने अधिक पतंगे खरीदी। यहाँ पे जसमित ने अधिक पतंगे खरीदी, ठीक ना। इतना लिख लीजिएगा ना, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप दीजिएगा, ठीक ना। रुखसाना कहती है कि पूनम बेन, रुखसाना ये बात कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगुने से अधिक खरीदी। क्या वह सही है और क्यों। क्या रुखसाना सही बात बोल रही है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा हाँ रुखसाना बिल्कुल सही बोल रही है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ रुखसाना की बात सही है। रानी बेन ने 300 पतंगे खरीदी है, उसका 2 गुना कीजिएगा तो 600 होगा। पूनम बेन ने 700 पतंगे खरीदी है, जो 600 से क्या है, अधिक है, इसीलिए कथन सही है, ठीक ना। ये जो कथन है वो सही है। बाकी यही चीज आपको लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दंड आलेख पे आधारित प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे देखिए
छोटा सा प्रश्न दिया गया है, भरने वाला भर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए, ठीक ना। आप देखेंगे कक्षा 2 में उस दिन डैश विद्यार्थी अनुपस्थित थे, ठीक ना। देखिए आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हो ना, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां से लेकर ना, बस आप लोग यहां से लेकर यहां तक ही पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। बाकी नहीं भी पढ़ते हैं तो हम तो आपको समझा ही देंगे। देखिए पूछा जा रहा है कक्षा 2 में उस दिन डैश विद्यार्थी अनुपस्थित थे। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है विद्यार्थियों की दिया गया है जो उस दिन नहीं आए थे जिस दिन की बात हो रही है। प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या, ये जो है 0 1 2 ऐसे करके 8 तक दिया गया है, ये है अनुपस्थित छात्रों की संख्या और नीचे है कक्षा की संख्या, ठीक ना। तो आपका पूछा जा रहा है कि दो कक्षा में, कक्षा 2 में उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो 2 का दंड देखिए कहाँ पे है, यही है दंड आलेख। दंड देखिए, इसको दंड मतलब डंडा, देखिए कहां तक खड़ा है, तो 5 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको भरना है 5, ठीक ना। किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो देखिए सबसे ऊंचा दंड किस कक्षा का है, तो कक्षा 1 का यहां तक है, 2 का यहां तक है, 3 का यहां तक है, 4 का यहां तक है, और 5 का तो एक भी नहीं है, मतलब 5 के में एक भी बच्चा अनुपस्थित नहीं है, सभी आए हुए हैं उस दिन, ठीक ना। छठा कक्षा में आप देखेंगे तो यहां तक है, 7वां में यहां तक, 8वां में यहां तक, तो सबसे ऊंचा दंड किसका है, 8वां का है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 8वां कक्षा हो जाएगा, यानी कक्षा 8 हो जाएगा, ठीक ना। उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी, मतलब एक भी बच्चे उस दिन अनुपस्थित नहीं थे, तो कक्षा 5 है। देखिए इसका 0 तक गया है, मतलब इसमें जितने बच्चे थे उतने आए थे, अगर एक भी दो भी नहीं आए रहते तो इसका दंड थोड़ा ना थोड़ा उठा रहता है, लेकिन नहीं उठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा जो प्रश्न में पूछ रहा था कि उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी, तो कक्षा 5 में ही पूर्ण उपस्थिति थी, ठीक ना। बाकी चलते हैं आगे, देखिए अगले पेज पे आ जाइए आप लोग। 88 पेज नंबर अपने बुक का निकालिए। 88 में यहाँ पे ऊपर प्रश्न दिया गया है, आइए पता लगाए में, इसको समझते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक ना। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रातः मतलब सुबह 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको यहां से लेकर यहां तक ही, या फिर अगर पढ़ना चाहे तो यहां तक पढ़ सकते हैं। चलिए हम पढ़कर आपको समझाते हैं। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई की एक इकाई 100 वाहनों को दर्शाती है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, समय अंतराल यहाँ पे दिया गया है, जैसे 6 से 7 बजे देखिए दंड कहाँ तक है, तो आप देखेंगे 100 यहाँ पे है, 100 और 200 के बीच कितना होता है, 150 होता है। तो ये देखिए 6 से 7 बजे के बीच ये दंड कितना पड़ जा रहा है, 150, यानी 6 से 7 के बीच लगभग 150 गाड़ियां उस रास्ते से गुजर रही है। आप देखेंगे 7 से 8 के बीच ये दंड को देखिए कहां तक गया है, तो 1200 के पास गया है। इस प्रकार 7 से 8 के बीच आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 के बीच कितनी गाड़ियां गुजर रही है, 1200 गुजर रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 से 9 के बीच, तो ये देखिए कितना पे है, 1000 पे, यानी 8 से 9 के बीच 1000 गाड़ी उस सड़क से गुजर रही है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से करके 9 से 8 के बीच, 10 से 11, 11 से 12 करके यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी इनको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आप प्रश्नों को आराम से हल कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि प्रातः 6 बजे यानी सुबह 6 बजे और दोपहर 12 बजे के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजर रही है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। 6 बजे तो 150, 12 बजे की 6 बजे 150 गाड़ियां गुजर रही है, 7 से 8 बजे कितना गुजर रही है, तो 1200, तो उसको जोड़ दीजिए इसमें। फिर 8 से 9 में 1000, इसको जोड़िए। 9 से 10 में तो कितना 800, तो इसको जोड़िए। 10 से 11 में कितना, तो 700, इसको जोड़िए। उसके बाद देखिए 11 से 12 में कितना, तो 600, तो इसको भी जोड़िए, यानी सभी को जोड़ दीजिए। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, इस पहले के आंसर में प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख कर लाए आपको दिखा देते हैं, लिखिएगा
कि कुल वाहन बराबर 150, ये शुरू वाला था, फिर 1200, फिर 1000, फिर 800, फिर 700, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 600। ये कुल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़िएगा तो 4450 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद लिखिएगा कि प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुल 4450 वाहन उस चौराहे से गुजरे, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। हम ये स्क्रीन पे भी लगा देंगे, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत घुमा घुमा कर प्रश्न दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन हम लोग एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रातः आपके विचार से समय प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों रहा। मतलब 6 से 7 में कम रहा, 7 से 12 के बीच में कुछ घंटों में यातायात बहुत कम रहा, तो इसका क्या कारण था, ठीक ना। अपने विचार को यहाँ पे लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मतलब देखिए प्रश्न पूछने का अर्थ यहाँ पे समझिए, प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न पूछने का अर्थ है कि 7 से 8 बजे सबसे अधिक यातायात था, लेकिन बाकी घंटों में उससे कम क्यों था। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। जैसे 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 में के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्या था, क्यों था। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखे क्योंकि 7 से 8 लिखिएगा, क्योंकि 7 से 8 बजे विद्यालय, कार्यालय और काम पर जाने का मुख्य समय होता है, इसीलिए उस समय सबसे अधिक वाहन चलते हैं। इसके बाद अधिकांश लोग अपने गंतव्य का मतलब होता है कि जहां जिसको पहुंचना है, जिसका मंजिल जो है, जहां जो जाना चाहता है वो गंतव्य हो जाएगा, तो गंतव्य में पहुंच जाते हैं। इसीलिए 8 बजे के बाद यातायात धीरे धीरे कम हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि 7 से 8 वाला दंड जो है वो सबसे लंबा है, बाकी सब देखिए धीरे धीरे छोटा हो गया है, और 6 से 7 वाला छोटा है क्योंकि उस टाइम सभी लोग अपने घर पे रहते हैं, ठीक ना। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिक क्यों रहा। आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिक क्यों रहा। अब आपको बताना है कि उस टाइम अधिक क्यों रहा, तो उत्तर में लिखिएगा कि प्रातः 7 से 8 बजे विद्यालय, कार्यालय, दुकान और अन्य कार्य स्थलों पर जाने का मुख्य समय होता है, इसीलिए अधिक लोग अपने वाहनों से बाहर निकलते हैं, जिससे इस समय सड़क पर सबसे अधिक यातायात रहता है, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे कर सकते हैं। बाकी चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके विचार से प्रातः 8 बजे के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा। मतलब देखेंगे आप कि 8 बजे के बाद से क्या होता है ना, आप अपने बुक में देख सकते हैं, इसको हम फिर नहीं दिखाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है आपको इसके बारे में बताना है। तो लिखिएगा कि प्रातः 8 बजे के बाद अधिकांश लोग अपने विद्यालय, कार्यालय और कार्यस्थलों पर पहुंच जाते हैं। जो ये समय था ना 7 से 8, वो बड़ा उस टाइम क्या करते हैं, लोग जाना शुरू करते हैं, इसलिए क्या होता है कि बहुत जाम लगा रहता है, बहुत गाड़ियां निकलती है। लेकिन 8 बजे के बाद अधिकांश लोग पहुंच जाते हैं, इसीलिए सड़क पर वाहनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और 12 बजे तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम होता रहता है। बात को समझे। चलिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। देखिए भारत की जनसंख्या करोड़ में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 10 का मतलब 10 नहीं, 10 का मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। ये संख्या के बाद करोड़ आपको लगाना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या यहाँ पे करोड़ में दिया गया है, और यहाँ पे वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है। अपने बुक में भी देखेंगे, अगर यहाँ पे साफ क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ठीक ना। आप देखेंगे 1951 में भारत की जनसंख्या यहाँ पे 36 के पास है, इसका मतलब कि 36 करोड़ है। आप देखेंगे 1961 में 44 करोड़ है, 1971 में 54 करोड़ है, 1981 में 68 करोड़ है, 1991 में 84 करोड़ है, और 2001 में कितना है, 102 करोड़ है। भारत की जनसंख्या यहाँ पे करोड़ में दिया गया। तो इस
आंकड़े को आपने समझ लिया, इस दंड आलेख को आपने समझ लिया। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन 2 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस दंड आलेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस दंड आलेख के आधार पे देखिए, यहाँ इस दंड आलेख के आधार पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ हमने यहाँ पे आपको लिख कर लाया है, आप लोग ये लिख सकते हैं कि मैं अपने मित्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहूंगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा था कि इस दंड आरेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे, तो लिखिएगा कि मैं अपने मित्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या सबसे अधिक थी, किस दशक में भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, 1951 से 1901 की जनसंख्या में कितना अंतर था, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई। एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में कितने वर्षों बाद जनसंख्या को गिना जाता है, यानी काउंट किया जाता है, ठीक ना, ठीक ना। जैसे कि आप देखेंगे 1951 में, फिर 1961 में, तो यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब प्रत्येक 10 साल बाद जनसंख्या को फिर से काउंट किया जाता है। जैसे 2001 में गिना गया था ना, तो 2011 में, फिर 2021 में, 21 में हालांकि लॉकडाउन था तो शायद अभी काउंटिंग नहीं हुई थी। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। देखिए पहले आपसे पूछा जा रहा है कि 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो सबसे पहले आप इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखिएगा कि दंड आलेख के अनुसार 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ तथा 2001 में 102 करोड़ थी। मतलब इन 50 वर्षों में कुल जनसंख्या वृद्धि 102 में से 36 को घटाइएगा तो कितना निकलेगा, 66 करोड़ निकलेगा। ये पहले लाइन का आंसर हो गया। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, तो आप लोग लिखिएगा कि प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि, दशक का मतलब कि प्रत्येक 10 साल, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि 1951 से 1961 ये 10 साल हुआ, तो क्या करेंगे कि 44 में से 1961 में से 1951 वाला को घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1961 का 44 से और 36 से तो घटाए तो 8 करोड़ आ गया, ठीक ना। वैसे ही अब देखिए इस दशक के लिए तो 1961 में से 1971, ये घटाव का इसको नहीं समझना है, इसको समझना है कि 1961 से 1971 ये 10 साल हुए, तो इसके बीच कितनी जनसंख्या, मतलब कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, इसको ज्ञात करना चाहते हैं आप, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 1971 में कितनी जनसंख्या है उसको, और 1961 में कितनी जनसंख्या है उसको, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 करोड़ आएगा। वैसे ही 1971, 1981 और 1981 में 68 था, 1971 में 54 था, घटाएंगे तो 14 करोड़, 1981 फिर 1991, तो 1981 में 84 था, ठीक ना, कुछ गलत हो रहा है क्या। और उसके बाद 1991 में 68 था, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 करोड़ हो जाएगा। फिर 1991 और 1001, तो यहाँ पे 102 और -84, सही है ना जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 18 करोड़ आएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है कि जिसमें घटाना होगा ना, जैसे इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि कितना का अंतर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 2001 में कितना है तो 102, तो 102 में से आप क्या करेंगे कि 1991 वाला को घटाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर आ जाएगा, ठीक ना। तो जब इसको घटाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 करोड़ हो जाएगा, तो वही आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना था। बाकी चलिए हम लोग दंड आलेख खींचने वाला भाग में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हल करेंगे। यानी पेज नंबर 84 के बाद जितने भी प्रश्न आपको दिखेंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे, उसके लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इससे आप ही को फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग दंड आलेख खींचना सीखेंगे।